नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्र एकेडमी के परिवार में। अब हम स्टार्ट करते हैं भूगोल का। ये अब अगला टॉपिक होगा। इसके पहले आपने क्या पढ़ा? भारत की मिट्टियाँ, और भारत की मिट्टियों को हमने दो भागों में मिलकर पढ़ा है। और अब मिट्टी के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें भी क्या आपके दो लेक्चर होंगे। तो ये होगा भारत में कृषि और भाग एक होगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग पता है कि हमारे भारत में जो कृषि जो है तीन प्रकार की होती है: जायद, खरीफ, रबी। तो इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं टेट में, सुपर टेट में आपके पूछे जाते हैं। लेखपाल में तो यहाँ तो आना ही आना है। जैसे आपका लेखपाल होने वाला है, तो लेखपाल में भी क्या यहाँ से कम एक क्वेश्चन तो फिक्स है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि भारत में कृषि, है ना। तो जो खरीफ की फसल है, रबी की फसल है और जायद की फसल है। तो भारत में जो आपकी जो कृषि को तीन भागों में बांटा गया है। खरीफ की फसल है, आपकी रबी की फसल है, जायद की फसल है। आपको ये भी जानना है कि खरीफ की जो फसल है ये मान के चलिए जून जुलाई में आपकी बोई जाती है ना। तो जो खरीफ की जो फसल है ये जून जुलाई में आपकी क्या है, बोई जाती है। और अक्टूबर नवंबर में क्या है, काट ली जाती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसी प्रकार रबी की फसल ये नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। कई किताबों में आपको अक्टूबर में मिलेगा। तो नवंबर दिसंबर में क्या है, बोई जाती है। और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। और ये जायद की जो फसल है इसे फरवरी मार्च में बोया जाता है। और इसे जो है अप्रैल मई में काट लिया जाता है। तो ये आपकी हो गई क्या, ये हो गई तीन प्रकार की कृषि हो गई। अब खरीफ की फसल में क्या क्या आता है ये देखना है। धान आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, मक्का, सोयाबीन, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, मूंगफली, तंबाकू, सूरजमुखी। ये आपके क्या हो गए, खरीफ की फसल में आने वाले क्या है, प्रमुख फसल। तो फिर से देखेंगे, धान है, ज्वार है। ज्वार को हम लोग गांव में क्या कहते हैं, जुंधरी कहते हैं। क्या कहते हैं, जुंधरी कहते हैं। बाजरा है, मक्का है, सोयाबीन है, तिल है। तिल वही जो आपका तिल्ली होता है उसे क्या कहते हैं, तिल कहते हैं। मूंग है, उड़द है, मूंग है, उड़द है। लोबिया है, मूंगफली है, तंबाकू है और सूरजमुखी। तो ये आपकी क्या होती है, खरीफ की फसल होती है। क्या होती है, खरीफ की फसल। आगे हम देखेंगे रबी की फसल। तो रबी की जो फसल में गेहूं मुख्य रूप से आती है। गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, मटर है, मसूर है, अलसी है, आलू है। तो ये आपकी क्या हो गई है, रबी की फसल होती है। क्या होती है, गेहूं, जौ, चना। गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, मसूर, अलसी और आलू, है ना। इसके बाद हम देखेंगे जायद, जो कि ये फरवरी मार्च में बोई जाती है, लगभग मई में समाप्त हो जाती है। तो इसमें जो मुख्य खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है, करेला है ना। ये चीज़ है, क्या है ये जायद की फसल है। क्या है, आपकी जायद की फसल है। एक बार यूपी टेट में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी फसल है जो आपकी जायद में भी बोई जाती है और खरीफ में भी बोई जाती है। तो आजकल भाई देखिए, इतने ज़्यादा रासायनिक उर्वरक हैं तो कोई फसल किसी भी समय बोया जा सकता है। लेकिन जो एक परंपरा चली आ रही है, एक मानक चली आ रही है, तो पुरानी परंपरा के अनुसार ऐसी कौन सी फसल है जो आपकी जायद में भी बोई जाती है और खरीफ में भी बोई जाती है। तो वो आपकी है मूंग उड़द। क्या है आपकी, मूंग उड़द। ये दो आपकी फसलें हैं, है ना, मूंग उड़द। तो मूंग उड़द जो है जायद की भी है, आपकी खरीफ की भी है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये आपका यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछा क्या था कि ऐसी कौन सी फसल है जो जायद में भी बोई जाती है और खरीफ में भी बोई जाती है। तो आपका आंसर क्या होगा, मूंग और उड़द, है ना। आगे हम देखेंगे फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण। अब फसलों का जो वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो पहला आपका खाद्यान्न फसल है, दूसरा आपका नगदी फसल है, तीसरा आपका बागवानी या बगानी फसल है, चौथा रेशेदार फसल है, पांचवा क्या है, जंतु उत्पाद, है ना। अब देखेंगे खाद्यान्न फसल में क्या क्या आता है। गेहूँ, चावल, गेहूं है, चावल है, मक्का है, जौ है, दाल है। गेहूं, चावल
मक्का, जौ, दाल। तो खाद्यान्न फसल का मतलब ये होता है कि जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से घर में प्रयोग के लिए या फिर डेली जो रूटीन में जो फसलें यूज होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, खाद्यान्न फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद्यान्न फसल। नकदी फसल में आप देखेंगे तो नकदी फसल में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है गन्ना। क्या पूछा जाता है, गन्ना। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि ऐसी फसल जिसको व्यापार के लिए बोया जाता है, हम कह सकते हैं जिनको हम लोग बेचने के लिए बोते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नकदी फसल कहते हैं। फिर से याद रखिएगा, ऐसी फसल जिनको हम लोग बेचने के मकसद से बोते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नकदी फसल कहते हैं। और नकदी फसल में मुख्य रूप से क्या होता है, गन्ना होता है। क्या होता है, गन्ना होता है। ये लगभग सभी एग्जामों में आया हुआ है। तो यहाँ हम देखेंगे कि मसाले हैं, तिलहन है, फल है, गन्ना है, तंबाकू है, ये आपकी क्या है, नकदी फसल है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे बागानी फसल। बागानी फसल में आते हैं आपके कॉफ़ी है, चाय है, कोको है, रबर है, नारियल। ये आपकी आती हैं बागानी फसल में आते हैं। अब रेशेदार फसल क्या होते हैं, कपास है, जूट है। कपास है और जूट है। कपास को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रजत रेशा क्रांति या फिर सफ़ेद सोना कहते हैं। जंत उत्पाद में क्या आते हैं, सिल्क है, ऊन है, मांस है, दूध है। ये सब किस में आते हैं, जंतु उत्पाद में। जैसे अब अभी रेशम वगैरह ऐसे में भी आ जाएंगे। तो जैसे रेशम जो है, रेशम के कीड़े होते हैं अंडा, इल्ली, प्यूपा, सच्छब। आगे हम बताएंगे इनके बारे में। आगे हम देखेंगे कि जो प्रमुख कृषि विधियां हैं, प्रमुख कृषि विधियां, तो जो प्रमुख कृषि विधियां होती हैं उनमें से हम देखेंगे पहली क्या है, जीविकोपार्जी कृषि, है ना। जीविकोपार्जी कृषि, इसका अर्थ होता है कि ऐसी कृषि विधि जिसमें ये होता है कम से कम भूमि पर अधिक उत्पादन बढ़ाना, अधिक उत्पादन करना, उसे कहते हैं जीविकोपार्जी कृषि। क्या कहते हैं, जीविकोपार्जी कृषि कहते हैं। इसको आपको याद रखना है। इसे गहन कृषि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, गहन कृषि भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम जीवन निर्वाह कृषि भी है। क्या है आपका, जीवन निर्वाह कृषि। तो इसे जीवन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। फिर से सुनिए कि ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें यह होता है कि कम से कम भूमि पर अधिक से अधिक उत्पादन करना, इसे क्या कहते हैं, जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं या फिर जीविकोपार्जी कृषि कहते हैं। ये पहला आपका हो गया। अब देखेंगे जैविक कृषि। जैविक कृषि क्या होता है, जैविक कृषि का मतलब होता है कि इसमें जो आपकी यूरिया है, डाया है, इनका प्रयोग ना करके जो पुरानी परंपरा थी देसी उपचार से क्या है, खेती करना। जैसे ढैंचा है ना, आपकी केचुआ है, तो इनके माध्यम से जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं, जैविक खेती कहते हैं। तो फिर से सुनिए, जैविक खेती का मतलब ये होता है कि आपको उसमें रासायनिक पदार्थों को यूज नहीं करना है। ऐसी खेती जिसमें रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता है उस खेती को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जैविक खेती कहते हैं। ये आपको याद रखना है ना। अब देखिए, जैविक खेती से करंट के 2 क्वेश्चन बनेंगे कि भारत का ऐसा पहला कौन सा राज्य है जो पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला बना है। तो आपको याद रखना है सिक्किम। क्या याद रखना है, सिक्किम। लिख लीजिएगा कि जैविक खेती जो करने वाला भारत का पूर्ण रूप से राज्य कौन है, सिक्किम है। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो होगा लक्षद्वीप। क्या होगा, लक्षद्वीप। यहाँ लिखे दे रहे हैं तो आपका हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, और ये राज्य हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट के नज़रिए से, और ये आगे आपके क्या है, जीएस के भी क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखिए, जैविक कृषि में क्या क्या प्रयोग किया जाता है। शैवाल का प्रयोग किया जाता है, फंगस का प्रयोग किया जा सकता है, बैक्टीरिया का प्रयोग किया जा सकता है, माइकोराइजा का प्रयोग किया जा सकता है। अब हरी खाद क्या है, हरी खाद अभी जैसे हम बता रहे हैं, आपके ढैंचा है, आपकी मूंग उड़द है, ये भी क्या है, जैविक खाद का कार्य करते हैं। मूंग उड़द क्या है, जैसे इसमें क्या है, मूंग हमने बोया, उड़द बोया, तो
जब ये हम जायद की फसल में हम क्या मूंग उड़द बो देंगे तो इसकी जो छीमियाँ होती हैं उनको हम तोड़ लेंगे, लेकिन इनके जो पौधे होते हैं तो वहाँ पे हल चला के क्या है उसी में सड़ जाएंगे, उसी में क्या होंगे सड़ जाएंगे और ह्यूमस इसमें बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं हरी खाद कहते हैं। इसके अलावा लोग ढैंचा भी बो देते हैं, है ना, वो सब क्या होते हैं हरी खाद होते हैं। केचुआ और गोबर, केचुआ और गोबर इनका अगर प्रयोग किया जाता है तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, जैविक कृषि के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देखेंगे कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में यहाँ पे हम लिख लेंगे कि राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना कब आरंभ की गई है, तो 2004 में। अगर पूछ ले कौन सी पंचवर्षीय योजना थी तो आपको याद रखना है 10वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या एक परियोजना चलाई है, उसका नाम क्या है, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना। कब, अक्टूबर 2004 में। और कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, ये आपकी थी 10वीं। कौन सी, 10वीं। आगे हम देखेंगे कि विश्व में जैविक कृषि के जो जनक कौन माने जाते हैं, अल्बर्ट हावर्ड। कौन है, अल्बर्ट हावर्ड जो है ये विश्व में क्या कहते हैं जैविक खेती के जनक माने जाते हैं। आगे हम देखेंगे एक्वापोनिक कृषि। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको पेन उठा के लिखना है, आप हेडिंग डाल लीजिएगा, हम ओरल बोल देंगे आपसे कि एक्वापोनिक कृषि क्या होती है। एक्वापोनिक आपने पढ़ा होगा कि जैसे जहाँ पे मछलियों को पाला जाता है उसे क्या कहते हैं, एक्वेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वेरियम कहते हैं। तो एक्वा से तो क्लियर हो गया क्या मछली तो है ही यहाँ पे, है ना। आगे पोनिक से हो जाएगा जो पौधे। तो कहने का मतलब ये है कि पौधों के साथ साथ मछली पालन करना ये किस प्रकार की कृषि कहलाती है, एक्वापोनिक कृषि। क्या कहलाती है, एक्वापोनिक कृषि कहलाती है। ये चीज़ आपको नोट करना है। फिर से सुनिए, कृषि के साथ साथ मछली पालन करना क्या कहलाता है, एक्वापोनिक कृषि कहलाता है। आगे हम देखेंगे ट्रक फार्मिंग। तो ट्रक फार्मिंग में आपको ये याद रखना है कि फल, सब्जी और फूल, ऐसी खेती जिसमें फल की खेती हो, सब्जी की खेती हो और फूल की खेती हो, उसे क्या कहते हैं, ट्रक फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और ये प्रणाली सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रक फार्मिंग की जाती है। इसमें होता क्या, फल की खेती होती है, सब्जी की खेती होती है और फूल की खेती होती है। आगे हम देखेंगे मिश्रित कृषि का अर्थ क्या होगा। एक्वापोनिक और मिश्रित ये लगभग एक समान है। इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कृषि के साथ साथ या पौधा रोपण के साथ साथ मछली पालन है, लेकिन यहाँ पे कृषि के साथ साथ पशुपालन, और पशुपालन में आपकी मछली भी हो सकती है, बकरियां भी हो सकती हैं, भेड़ भी हो सकते हैं। तो कुछ कोई भी जानवर आपका हो सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि कृषि के साथ साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है, ये मिश्रित कृषि कहलाता है। तो इसे क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। आगे हम देखेंगे लिखा हुआ है रिले क्रॉपिंग, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, बहुफसली कृषि। इसका अर्थ क्या होता है, तो आपको ये याद रखना है कि एक ही खेत पर एक वर्ष के अंदर दो या दो से अधिक फसलों का बोना, दो या दो से अधिक फसलों का बोना, दो या दो से अधिक फसलों का बोना क्या कहलाता है, रिले क्रॉपिंग कहलाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर से सुनिए कि एक ही खेत पर एक वर्ष के अंदर दो या दो से अधिक फसलों का बोना, ये उदाहरण किसका है, रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है। इसे ओवरलैपिंग कृषि भी कहते हैं, बहुफसली कृषि भी कहते हैं। आगे हम देखेंगे अंतर्वर्षीय कृषि। क्या लिखा है, अंतर्वर्षीय कृषि। अंतर्वर्षीय कृषि को हम सीधा सीधा आपसे उदाहरण बताएंगे, गेहूं के साथ सरसों का बोना और आलू के साथ मटर का बोना, आलू के साथ मूली का बोना, आलू के साथ गाजर का बोना। ये सभी उदाहरण है किसके, अंतर्वर्षीय कृषि के। आप परिभाषा क्या बनाएंगे कि दो असमान फसलों को एक साथ बोना, दो
असमान। असमान का मतलब ये है कि दो अलग अलग फसलों को मिक्स करके एक ही खेत में बो देते हैं, वो जो कृषि का उदाहरण है किसका होगा? अंतर्वर्षीय कृषि का उदाहरण होगा। फिर से देखिए कि एक साथ दो अलग अलग प्रकार के जो फसलों को एक ही खेत में मिक्स करके बो दिया जाता है, उसे कहते हैं अंतर्वर्षीय कृषि। जैसे किसान भाई क्या करते हैं, कृषि के साथ साथ गेहूं के साथ साथ क्या बो देते हैं? सरसों बो देते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? अंतर्वर्षीय कृषि का उदाहरण है। आलू के साथ क्या बोते हैं? मटर बो देते हैं। ये किसका उदाहरण है? अंतर्वर्षीय कृषि का है। इसके बाद हम देखेंगे टांगिया प्रणाली। अब टांगिया प्रणाली क्या है? टांगिया प्रणाली, इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, जितना आप पढ़ चुके हैं अभी तक, उनमें से सबसे ज़्यादा अंतर्वर्षीय कृषि और टांगिया प्रणाली ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम देखेंगे कि वन विभाग द्वारा, है ना, टांगिया प्रणाली क्या होती है, सुनिए ध्यान से। वन विभाग द्वारा किसान भाई को एक निश्चित समय के लिए जमीन दी जाती है, और भी बिना लगान के, जिसमें किसान भाई कृषि के साथ साथ वृक्षारोपण कर सकते हैं। तो ऐसी कृषि प्रणाली को क्या कहा गया है? टांगिया प्रणाली कहा गया है। फिर से सुनिए कि वन वन विभाग के द्वारा किसानों को एक निश्चित समय के लिए बिना लगान के भूमि दी जाती है, जिसमें किसान भाई कृषि के साथ साथ वृक्षारोपण करेंगे। ऐसी प्रणाली को क्या कहते हैं? टांगिया प्रणाली कहते हैं, है ना। आगे हम देखेंगे ट्रैप क्रॉप क्या होता है। तो ट्रैप क्रॉप की जो परिभाषा होती है, इसमें थोड़ा हम उदाहरण देके बताएंगे। मुख्य रूप से इस तकनीक का जो प्रयोग है कपास की खेती के लिए किया जाता है। किसके लिए? कपास की खेती के लिए किया जाता है। एक कीटाणु है, उसका नाम है कॉटन रेड बग। क्या नाम है? कॉटन रेड बग। जो कॉटन रेड बग है, ये एक कीड़ा है और ये कपास की खेती में क्या है? लग जाता है और कपास की खेती को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है ना। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कपास की खेती को जो बचाने के लिए एक तकनीक अपनाई जाती है। जैसे हम कहेंगे ये आपका खेत हो गया, ये क्या हो गया? आपका खेत हो गया, और खेत में हम बीच में क्या बो देते हैं? तो इसमें हम कपास बो देते हैं। क्या बो देते हैं? कपास बो देते हैं। और इनके चारों तरफ हम क्या बोते हैं? भिंडी बो देते हैं। क्या बो देते हैं? भिंडी बो देते हैं। अब देखिए, जब भिंडी हम चारों तरफ लगा देते हैं और बीच में कपास है, अब यही कॉटन रेड बग जो कीड़ा होगा इस खेत में आएगा, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? ये भिंडी के पेड़ों पे बैठ जाएगा और वहीं से अपना भोजन प्राप्त करके वापस लौट जाएगा। तो कॉटन रेड बग कपास के पौधों तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस प्रकार से कपास की खेती क्या सुरक्षित बच जाती है, और उससे क्या रुई है, कपास है, ये इसको उसमें क्या होता है? उसका उत्पादन हो जाता है। तो परिभाषा क्या बनाएंगे कि मुख्य फसल के चारों तरफ किसी अन्य फसल का बोना, ये किसका उदाहरण है? ट्रैप क्रॉप का उदाहरण है। फिर से सुनिए कि मुख्य फसल के चारों तरफ किसी अन्य फसल का बोना, ये ट्रैप क्रॉप का उदाहरण है। ये चीज आपको याद रखना है। ये प्रायः कपास की खेती में इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि कपास के पौधों को एक कीड़ा बर्बाद कर देता है, और उस कीड़े का नाम क्या है? कॉटन रेड बग। इसलिए कपास जब हम लोग लगाते हैं या फिर बोते हैं, तो उसके चारों तरफ क्या है? भिंडी के पौधे लगा देते हैं। और कॉटन रेड बग क्या है? जब भिंडी के पौधों से अपना भोजन प्राप्त करके बाहर लौट जाते हैं, और इस प्रकार से कपास जो है सुरक्षित हो जाती है। और इस प्रणाली को क्या कहा गया है? ट्रैप क्रॉप कहा गया। तो इसे क्या कहते हैं? ट्रैप क्रॉप कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका टॉपिक समाप्त होता है। तो डेली की तरह आज फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आपको बताना है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की है। और दूसरा क्वेश्चन है अभिनव भारत की स्थापना कब और किसने की। दो क्वेश्चन हैं, आपको बताना है। फिर से सुनिए, अभिनव भारत
की स्थापना कब और किसने की है। और दूसरा क्वेश्चन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की है। वीडियो आपको कैसा लगा है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।